Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of international business. और इससे previous lectures में हम लोगों ने कौन कौन से topics को cover किया है international business के, उसके meaning, उसके scope, importance, international business में globalization and its direct ड्राइवर्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, इन सब टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी फॉरेन कंपनी के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, जब ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो FII कहलाती है। और जब इन्वेस्टमेंट की जाती है असेट्स के अंदर, पूरा असेट्स को ख़रीद लिया जाता है फॉरेन के अंदर, या इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो वो वाला जो होता है वो FDI होता है। FDI जो होता है वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू FII। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दैट इज़ FII इज़ एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड इन अ कंट्री। एक कंट्री में रजिस्टर किया जाता है आउटसाइड ऑफ द वन, मतलब एक कंट्री होस्ट कंट्री है और दूसरी कंट्री होम कंट्री है। होम कंट्री होस्ट कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है इन विच इट इज़ इन्वेस्टिंग। इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होता है मोस्ट नोटेबली इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे मैंने बताया शेयर्स, डिबेंचर्स, तो ऐसे ही हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर एक लेस रिस्की सिक्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो एक मोर रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो बैलेंस है वो अप्रोप्रिएट तरीके से बना रहे। नाउ द टर्म इज़ यूज्ड, ये जो टर्म है FII वो कॉमनली यूज़ की जाती है इंडिया में और रेफर्स टू आउटसाइड कंपनीज इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट सोर्स, इसका जो मेजर सोर्स है थ्रू विच FII इन्वेस्ट इज द इशुएंस ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स। मतलब वो नोट्स जिसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, मतलब बिल रिसीवेबल टाइप्स के नोट्स जो होते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज, जिसको हम ऑफ शोर डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। नाउ जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो FII होती है, वो कितने टाइप्स की होती है वो हम कंसिडर करेंगे। एक होती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट की जाती है, कभी भी उसकी पहले ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज नहीं हुआ, वो बिल्कुल फ्रेश होती है, दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आर डन प्राइमरीली फॉर क्रिएशन ऑफ नई फैसिलिटी, न्यू फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। फर्म्स ओपन एंटर, फर्म इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इन इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर द की फैक्टर, जहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या जो स्किल्स हैं वो अप्रोप्रिएट मेजर में माना जाता है। फॉरेन कंपनी ये नई प्रोजेक्ट्स के लिए करती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंडिया में एंड कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज फॉर इट, उसके लिए क्या करती है, नई नई फैक्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड व्हेन अ कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी, जब एक कंपनी या एक गवर्नमेंट एंटिटी खरीदती है, परचेज करती है, परचेजेस और लीजेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन, नए प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। दिस इज एन अल्टरनेटिव, और ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का एक अल्टरनेटिव है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, फॉरेन कंपनी rather than setting up a new factory,
अगर वो नई फैक्ट्री को बनाने के अलावा वो सोचती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करे, अ न्यू फैक्ट्री डिसाइड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर न्यू टाइप की फील्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और जब हम ये सोचते हैं कि नई किसी कंपनी में जो हम इन्वेस्टमेंट करें उससे अच्छा कि हम कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में जो अपनी है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। नाउ एफडीआई पॉलिसी इंडिया के अंदर किस तरीके से मेजर रोल प्ले करती है, ये थोड़ा सा स्टैटिक होने वाला है तो ध्यान से पढ़ना है इसको। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल डिपार्टमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, तो DIPP जो है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन is the nodal department for formulation of policy of the government of foreign direct investment। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो नोडल डिपार्टमेंट है दैट इज क्या है, DIPP। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 13 जून में ये पूछा गया था कि जो डिपार्टमेंट है इन ट्रेड का, ये किस में पूछा गया, डिपार्टमेंट ट्रेड था आई गेस सो, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड से रिलेटेड था, वो किसके डिपार्टमेंट में आता है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदार है फॉर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को बनाना संभाल के रखना ऑन इनवर्ड एफडीआई इनटू इंडिया, क्योंकि ये डेटा तो मेंटेन करना पड़ेगा ना कि कितना एफडीआई है वो इनफ्लो हो रहा है, कितना एफडीआई का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सारी जो डेटाज है ये मेंटेन करने का काम डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो हमें एक तो ये पता चल गया कि एफडीआई का जो गवर्नमेंट का नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो डिपार्टमेंट है ये जिम्मेदार है मैनेज करने के लिए डेटा को कि एफडीआई इनवर्ड कितनी हो रही है इंडिया में, बेस्ड अपन द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब समझते हो ना, कि जो अर्न किया जाता है बाहर, लेकिन मतलब भेजा जाता है इंडिया में अपने पेरेंट्स वगैरह को। रेमिटेंसेस रिपोर्टेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, RBI आया कब था, 1935, RBI का एक्ट 1934। तो ये ध्यान रखना आप एक्ट, स्टैब्लिशमेंट वगैरह की डेट्स। एफडीआई पॉलिसी को हम बार बार ऑनगोइंग बेसिस पे रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है, रिव्यू करना, मॉनिटर करना ऑनगोइंग बेसिस पे विद अ व्यू टू मेकिंग, ये सोच के कि हम और अच्छी इन्वेस्टर को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे, इन्वेस्टर और अट्रैक्ट होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर पाएंगे, उसको इन्वेस्टमेंट हमें और मिल पाएगी। नाउ इसी के पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज एफडीआई, वो मेजर ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड अ सोर्स ऑफ नॉन डेट फाइनेंस for the economic development of the country। Government has put in a place, government क्या करती है, रखती है एक जगह पे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी ऑन एफडीआई। तो एफडीआई में ये जो डिपार्टमेंट था वो प्रॉपर मेंटेनेंस करता है डेटा के इनफ्लो को, कोशिश करता है कि हम इस तरीके से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आए कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों और मोर एंड मोर एफडीआई आए हमारी इंडिया के अंदर, अंडर विच एफडीआई, कहीं कहीं तो एफडीआई 100% अलाउड है, परमिटेड ऑन ऑटोमेटिक रूट इज मोस्ट सेक्टर एक्टिविटी, ज़्यादातर सेक्टर में। इन द रिसेंट पास्ट अगर हम पिछले के कुछ दिनों की बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स
इन अ नंबर ऑफ सेक्टर, काफ़ी सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट एफडीआई के बारे में उन्होंने सोचा है। दैट इज डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन, फार्मास्यूटिकल, ट्रेडिंग एटसेट्रा, इनके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है। नाउ एफडीआई रूट्स इन इंडिया, अगर मैं इंडिया में एफडीआई के रूट्स की बात करूं तो यहाँ पे कौन से हैं? ऑटोमेटिक रूट एफडीआई में। ऑटोमेटिक रूट होते हैं जहाँ पे अलाउ होता है, लेकिन उसका फिक्स्ड परसेंट हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस में दे देंगे और पूछेंगे कि 100% एफडीआई अलाउड किन किन सेक्टर्स में होती है, तो 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर आपको 2 to 3 ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये है, इसमें पूछ लिया कि आप बताओ 100% एफडीआई किस में अलाउड है, तो ये ऑप्शंस है जैसे ए, बी, सी, डी एंड ई एंड एफ। ठीक है, अब ये एफ तक ऑप्शंस है। अब आपसे पूछ लिया, एक में दिया है ए बी सी, एक में दिया है ऑल ऑफ द अबव, ये तो वैसे जनरली लास्ट में होता है, एक में दे दिया है ए बी डी, एक में दिया है ए बी और एक में बताया है ऑल ऑफ द अबव। तो आप कौन से ऑप्शंस पे जाएंगे? तो आपको ये क्राइटेरिया लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर 100% एफडीआई अलाउड है, कौन से में 49% है, किस में 51% है और किस में एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि एफडीआई की अगर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात भी की थी तो हमने देखा था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे गैम्बलिंग, बैटिंग, जहाँ पे आप एफडीआई की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, एफडीआई को अलाउ नहीं करते हो। ठीक है, नाउ ऑटोमेटिक रूट की बात करूँ तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर जो फॉरेन एंटिटी है डज नॉट रिक्वायर उनको प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? मेडिकल डिवाइसेस अप टू 100%, इनको इसमें प्रायर जो गवर्नमेंट है उसकी अप्रूवल की ज़रूरत कहीं से भी नहीं पड़ती। ठीक है, अप्रूवल अपने आप मतलब आपको ऑलरेडी मिल रखा है, ऑटोमेटिक रूट है। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज मेडिकल डिवाइसेस में आप अलाउ कर सकते हो एफडीआई को 100%, थर्मल पावर में भी 100%। नेक्स्ट सर्विस अंडर सिविल एविएशन सर्विसेज, जैसे मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसमें 49%, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सिक्योरिटीज़ में 49% और इन सब में भी पोर्ट्स एंड शिपिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंशन उसमें भी 49%। तो आपको मैं जब क्वेश्चन अराइज करूँगी इसमें से एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जब फ्रेम करूँगी तो भी आप ध्यान देना कि जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे कि एफडीआई कौन सा ऑटोमेटिक रूट के लिए अलाउ होता है, कौन सा नहीं अलाउड होता, किसमें कितना % दिया होता है। ठीक है, या आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना % एफडीआई अलाउड है, तो आप बता दोगे मान लो 61%, 51%, 49% या 100%, तो आप उसमें 49% को बता दोगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और बताया जाएगा। नाउ गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन लेनी पड़ेगी इस रूट में जाने के लिए। ठीक है, तो अब लेनी तो पड़ेगी परमिशन, लेकिन इसमें भी कुछ % फिक्स्ड है कि इतना % कर सकते हो, कितना % नहीं कर सकते। नाउ अंडर द गवर्नमेंट रूट जो फॉरेन एंटिटी है उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है और उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, किसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल को, जिसके थ्रू वो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है उनको। और ये जो एप्लीकेशन है ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दी जाती है, विच देन अप्रूव, या तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं
या तो फिर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये सिनेरियो होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस कितना परसेंट, 49%, बैंकिंग पब्लिक सेक्टर पे 20%, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में पूरा का पूरा 100%, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51%, मीनिंग एंड मिनरल सेपरेटिंग ऑफ टिटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर्स, इसमें पूरा 100%। नाउ प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैगजीन स्पेशलिटी जर्नल पीरियोडिकल एंड आ फैक्समाइली एडिशन ऑफ फॉरेन न्यूज़पेपर 100%। तो आपको ये सारे के सारे मेमोराइज करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कितना एफडीआई अलाउड होता है। ओके, नेक्स्ट, प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन में 100% है, सैटेलाइट स्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस उसमें भी 100% है, एंड प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर पीरियोडिकल एंड इंडियन एडिशन ऑफ फॉरेन मैगजीन डीलिंग विद न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी कितना है, 26% है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्टर्स जहाँ पे एफडीआई अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, बैन है। ये कौन कौन से एरियाज हैं, तो आप ध्यान दो, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, ऑल्दो देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, मतलब हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो आप, फिशरीज में कर सकते हो, ट्री प्लांटेशन में कर सकते हो, पिसिकल्चर में कर सकते हो और एनिमल हस्बेंड्री में कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन के अंदर अलाउड नहीं है आपका एफडीआई। ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन के अंदर नहीं है, निधि कंपनीज हो गई, लॉटरी, चाहे वो लॉटरी ऑनलाइन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उनके अंदर आप एफडीआई नहीं अलाउ करोगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट चिट फंड्स में हो रही है, ट्रेडिंग इन टीडीआर्स, कोई भी गैम्बलिंग टाइप का, बैटिंग टाइप का बिजनेस है, सिगार, सिगरेट और एनी रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड रियल इस्टेट, जिसमें आप टाउनशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को तो लेके आ सकते हो, लेकिन आप रियल इस्टेट्स में इनको इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट की बात करी है, इसको नोट डाउन कर लो, सो दैट कि आप लोगों को इससे अवेयरनेस पहले से ही हो कि वो कौन कौन से रूट हैं जहाँ पे एफडीआई अलाउड है और जहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको भी हम एफआईआई के साथ ही कवर करेंगे। दैट इज किसके अंदर जो एफडीआई और एफआईआई था, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप लोगों को पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो भी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में की जाती है। अब वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन with other countries, दूसरी कंट्रीज के साथ साथ in a financial year। तो ये सब जब नोट किया जाता है कि कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई है, ट्रेड कितना हुआ है, रेमिटेंसेस वगैरह कितनी है, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो ये पेमेंट का क्राइटेरिया है, इनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगर ये इम्बैलेंस रहेगी तो या तो आपका सिनेरियो रहेगा पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है कि आइदर तो सरप्लस हो सकता है, आइदर तो डेफिसिट हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको इक्वल में, इक्विलिब्रियम फेज में रखना है।
अब ये इक्विलिब्रियम फेज क्या है कि जहाँ पे डेफिसिट और जहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रेड जो है या जितने भी ट्रांजैक्शन है उनका डेफिसिट इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। डेफिसिट कब होगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा, है ना, तो वो कहलाएगा आपका नेगेटिव डेफिसिट। और जहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सरप्लस फंड्स कहलाएगा। चलो इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है और इसके एक एक पॉइंट्स को। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट, ये कैसी स्टेटमेंट है जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन बिटवीन द एंटिटीज, अब ये एंटिटीज कौन कौन सी हो गई, गवर्नमेंट एनोटॉमीज हो गई, इंडिविजुअल ऑफ वन कंट्री टू अनदर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जब डिटेल में मेंशन की जाती है, इनकी स्टेटमेंट होती है, इनको एक क्लियरली अथॉरिटी मिलती है, क्लियर विजन मिलता है फंड का फ्लो का। नाउ आफ्टर ऑल, इन सब के बाद अगर इफ द आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, अगर ये सारे आइटम स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, देन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड शुड मैच। अब बात आ गई ना, अब समझ आ गई ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो शुड बी मैच, ये मैच होना चाहिए, तभी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अगर इनफ्लो ज्यादा होगा तो ये सरप्लस हो जाएगा, और अगर आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका डेफिसिट कहलाएगा। नाउ a balance of payment specify whether the country has an excess or shortage of funds. It gives an indication, ये आपको एक रास्ता दिखाता है of whether the country export ज़्यादा कर रही है कि import ज़्यादा कर रही है। Now कितने टाइप्स में बांटा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, 3 कैटेगरी में, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बांटा गया है तुम्हारा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या कहता है, ये कहता है दिस अकाउंट स्कैन्स ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों चीज़ें गुड्स और सर्विसेज की रिकॉर्ड करता है। जितनी भी पेमेंट करी है आपने रॉ मटेरियल के लिए या सामान बनाने के लिए, वो भी इस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फ्यू अदर डिलीवरीज जैसे कि इसमें इंक्लूड की जाती है टूरिज्म, इंजीनियरिंग, स्टॉक, बिजनेस सर्विसेज। अब आपसे एक पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन वर्ड उठा के पूछ लेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, करंट अकाउंट का हिस्सा है या किसी का भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप बताओगे कि ये जो बिजनेस सर्विसेज है या ट्रांसपोर्टेशन है, रॉयल्टीज है, ये करंट अकाउंट का हिस्सा होता है फ्रॉम लाइसेंस एंड कॉपीराइट। ऑल दीज कंबाइन टुगेदर, वो एक साथ मिलते हैं टू मेक अ बीओपी बनाने के लिए ऑफ आ कंट्री। नाउ कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि परचेज की जाए, सेल की जाए ऑफ असेट्स लाइक लैंड, प्रॉपर्टीज, उनको सबको देखा जाए, मॉनिटर अंडर दिस अकाउंट। दिस अकाउंट ऑल्सो रिकॉर्ड, ये जो अकाउंट है ये आपके टैक्सेस, एक्विजिशन, सामान को, अभी कैपिटल अकाउंट है ये आपकी जो सेल और परचेज है असेट्स की बात करेगा, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय इमिग्रेंट मूविंग इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। शॉर्टेज और एक्सेस इन करंट अकाउंट is governed by the finance from the capital account and vice versa. Next is finance account, इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, वैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं, दैट इज द करंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट, 2 ही अकाउंट होते हैं। फाइनेंस अकाउंट करंट अकाउंट का ही पार्ट बन जाता है। नाउ द फंड्स दैट फ्लो टू एंड फ्रॉम द कंट्रीज, जो फंड्स हैं जो कि फ्लो करते हैं कंट्रीज के अंदर या कंट्री से बाहर, जैसे कि एफडीआई हो गया, रियल इस्टेट हो गया, बिजनेस एंटरप्राइज हो गया, एफआईआई हो गया, वो इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। दिस अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये कैलकुलेट करता है कि फॉरेन की प्रोप्राइटर ऑफ डोमेस्टिक असेट एंड डोमेस्टिक प्रोप्राइटर ऑफ फॉरेन असेट, कि मतलब फॉरेन असेट का मालिकाना हक किसके पास है और डोमेस्टिक असेट का जो फॉरेन प्रोप्राइटर है वो कौन है।
एंड एनालाइजेस इफ इट इज एक्वायरिंग, ये एक्वायर किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, मोर एसेट लाइक स्टॉक, गोल्ड, इक्विटी। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ये देखता है सारी ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही एक और टर्म आती है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है वो आपको गुड्स के बारे में बताती है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो ये हमारी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। अगर दोनों बराबर हैं, इंपोर्ट गुड्स का, एक्सपोर्ट गुड्स का दोनों बराबर हैं तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो ये वाला सिनेरियो कौन सा कहलाता है, ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुड्स में जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये तो एक तो बताता है सारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को मदद करता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट ग्रोथ और कैसे पॉलिसी बनेगी। इट गिव्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को एक रेंज बताता है, अलग अलग रेंज बताता है कि इंपोर्ट पे कितने टैक्सेस लगाओ, टैरिफ लगाओ, एक्सपोर्ट पे कितने टैरिफ लगाओ। द गवर्नमेंट देन टेक मेजर, और गवर्नमेंट इसके ऊपर मेजर लेती है और वो बढ़ाती या घटाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को। इफ द इकोनॉमी अर्जेस सपोर्ट इज द मोड ऑफ इंपोर्ट, द गवर्नमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू बीओपी। गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग प्ले करता है, बीओपी के हिसाब से करता है और कैश फ्लो को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। टेक्नोलॉजी टू द अनफेवरेबल सेक्टर। नाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट टू डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, और वो कोशिश करता है कि एक्सपेंड किया जा सके, और एक्सपेंड होने से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्क पड़ता है। नाउ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिए, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज FII। दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, दोनों के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई और भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसका रिवर्ट आपको टाइमली मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।